Yes, please. Good morning, everyone. So, welcome all of you in CA Foundation, September 2026. First of all, be relax. One by one, आज बहुत सारी just बातें ही हम लोगों को क्या करनी है, डिस्कस करनी है. And the paper number 2, जो बिजनेस लॉ को लेकर मैं आप लोगों को टीच करूंगा. आज कोई बुकिश कंटेंट नहीं, जस्ट बेसिक्स में जाएंगे कि सर सब्जेक्ट्स की जो यहाँ पे कॉम्पोजिशन बनाई गई है सीए फाउंडेशन के अंदर, वो किस तरह से डिसाइडेड है, हमारा पेपर पैटर्न क्या होगा, एंड द मेन थिंग जो हमारा सिलेबस है वो किस वे से डिजाइन किया गया है बेस्ड ऑन मार्क्स. बट सबसे पहले वेलकम टू दिस नोबल प्रोफेशन, द रेपुटेबल प्रोफेशन, एंड you will become a partner in the nation building. The main thing is हम I think so मुझे सिलेबस से पहले अबाउट द कोर्स डिस्कस करना चाहिए. जो सबसे बड़ी आप लोगों की कॉन्फिडेंस की जो बात बनती है, सबसे बड़ी अच्छी बात जो बनती है दैट आप लोगों ने कॉमर्स में एक वैल्यूएबल कोर्स क्या करा, चूज. एंड अगर आप कॉमर्स में द हाईएस्ट पर्टिकुलर द कोर्स की बात करते हैं, द वैल्यूएबल कोर्स की अगर बात करते हैं, दैट इज द ओनली कोर्स आई कैन से एंड प्राउडली से दैट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स. एंड उसकी कुछ वजह है, तो मैं बातों बातों में आपको समझाऊंगा. ऐसे अपने को प्रिविलेज फील नहीं होता कि सर आप सीए में आ गए. अभी तक तो कहीं ना कहीं साइड बाय साइड जिन आपके फ्रेंड सर्कल में पता लगा होगा कि आप सीए में इंडल्ज हो गए, उन्होंने तो कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव ही करा होगा. तू तो खत्म हो गया भाई, तेरी जिंदगी तो गई, अब तो तू पढ़ने 18-18 घंटे पढ़ेगा, दिस दैट फलाना फलाना फलाना. शायद उन बातों को सुनकर मेरे मन में ज्यादा कॉम्प्लेक्स आ रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है. जब चीजों को सिस्टमेटिकली आप लोग क्या करोगे, मैनेज करोगे, वन टू वन डील करोगे, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल. बस द थिंग इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट. अगर आप सही ढंग से अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में पढ़ते थे, अकाउंटिंग में भी क्या मांगी जाती है, कंसिस्टेंसी. सो वही हम अपनी नॉर्मल लाइफ में कहते हैं, पर्टिकुलरली इफ यू आर कंसिस्टेंट इन योर डूइंग द ऑल थिंग्स, जो भी सेटल डाउन जिस वे से अपन लोग अरेंज करेंगे. आज तो जस्ट हमारी एक इंट्रो है, काइंड ऑफ अपन तो सिलेबस पॉइंट से लिटिल बिट क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन अपनी स्टार्ट कर देंगे, एंड मंडे ऑनवर्ड्स आपका प्रॉपर वे से सिलेबस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा. बट उससे पहले कुछ बेसिक बातें हमारे बीच में क्लियर होना सबसे जरूरी कि सर ये जो प्रोफेशन है पर्टिकुलरली अपने आप में द मेन इंडिया की अकाउंटिंग बॉडीज में अगर काउंट किया जाए, क्योंकि आजकल आपने सुना होगा वेरियस फॉरेन डिग्रीज एज वेल, एसीसीए चल रही है, सीपीए चल रही है, अदर डिग्रीज भी हैं. सर व्हाई वी आर नॉट ऑप्टिंग दैट प्रोफेशन द ओनली सीएस, व्हाई? हमने इंडिया में रहकर पर्टिकुलरली, ऐसे तो फॉरेन अकाउंटिंग डिग्रीज भी हैं, हमने उनको इतनी प्रेफरेंस प्रोवाइड नहीं करी, व्हाई सीए? सबसे पहले तो वो चीज क्लियर करनी अपनी जरूरी. एंड अभी भी आउट ऑफ यू माइट बी समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो भी इधर उधर पेपर्स वगैरह में इन्वॉल्व होंगे, इंडल्ज्ड होंगे, ठीक है, दैट इज योर एरिया, वो अपन ने करना ही करना है. बट सर इससे प्राइम कॉमर्स में कुछ नहीं, इससे प्रिविलेज्ड कॉमर्स में कोई डिग्री, लाइक मेडिकल में आप लोग वर्ड बोलते हैं द ओनली डिग्री इज डॉक्टरेट, एंड नॉन मेडिकल में इंजीनियरिंग. अगर कॉमर्स बेस्ड अगर बात करते हो, अभी तो ये बहुत स्टूडेंट, अभी तो आप बहुत कम हो, फॉर्म तो बहुत भरते हैं बहुत, बट पॉइंट है कि बहुत सारे लोग डायरेक्शनलेस, उन बेचारों को पता ही नहीं होता, दे आर डूइंग एट योर ऑन. एंड माइट बी समटाइम ये भी फील होता है कि मैंने कभी सर कोचिंग पहले ली नहीं, पहले तक हमने सेल्फ अपने आप में प्रिपेयर कर लिया, अच्छी बात है, एंड दैट इज पॉसिबिलिटी एज वेल. बट नेक्स्ट ऑन डे बाय डे जो लेवल्स हैं, नेक्स्ट ऑन जो आपका ये कोर्स है, आई एम नॉट सेइंग ट्यूशन, आई एम यूजिंग द वर्ड कोचिंग. अब आपके इंडियन क्रिकेटर्स हैं पर्टिकुलरली, कोच तो उनके भी, कोचिंग तो वो भी टेकअप कर रहे हैं. क्या विराट कोहली डे वन विराट कोहली खुद बन गया? सचिन तेंदुलकर खुद अपने आप एस्टेब्लिश हो गए? उनको भी किसकी नीड पड़ी? एक गुरु, एक कोचिंग, एक कोच who will coach me in the right direction, where to go, कैसे प्ले करना है, अटैकिंग खेलना है, डिफेंसिव खेलना है, तेरी प्लेइंग स्ट्रेटजी क्या होगी. वही सेम चीज हम लोग यहाँ एक्सपेक्ट करते हैं. सर हमारा होना जस्ट एक गाइड, कि आप कभी डायरेक्शन लेस नहीं होंगे, आप कभी ये फील नहीं करेंगे वी आर सोलो इन दिस.
जर्नी नॉट। बैकएंड पे साइड बाय साइड वी आर ऑल्सो देयर। हम लोग बैठे करना तो नेचुरली किसने है, आपने। जो श्री कृष्ण महाराज भी कहते थे कि अर्जुन करना तो तू नहीं है, मैं तो जरिया हूं, मैं तो एक तरीका हूं जो मैं तुझे जस्ट क्या करूंगा, डायरेक्शन दूंगा, गाइड करूंगा। करना तूने अपने हाथों से। हमारा काम है जस्ट आपको गाइड करना, डायरेक्शन देना, चलना तो उस रास्ते पे आपने। बट हाँ, आप कभी उस रास्ते में अकेला फील ना करें। ऑलवेज बैक एंड पे हम लोग प्रेजेंट आपको मिलेंगे, चाहे साहिल सर है, चाहे मैं हूं, चाहे अदर फैकल्टी है। डोंट बी वरी अबाउट दैट। किसी से भी बात करने में कोई डरना नहीं है, खुल के बात करें। हाँ, बहुत बिल्कुल जाना। हाँ, ज्यादा भी लीनियंट भी नहीं लेना ना। कि जो चीज आपकी, मान लो कभी आपको प्रॉब्लम फील होती है, किसी पॉइंट पे आप अपने आप को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फील करते हैं, जस्ट लेट हैव अ टॉक, बट टाइमली, नॉट आफ्टर सम टाइम जब ना तेरे पास कुछ होगा ना मेरे पास कुछ होगा। सो ये चीजें तो चलो, मेंटरिंग काउंसलिंग ये तो हमारा ऑल टाइम पार्ट है, ये तो रहना ही रहना है। बट द थिंग इज कि सर, हमें पर्टिकुलरली जो सब्जेक्ट है लॉ, एंड इवन द वर्ड इज नॉट लॉ, द वर्ड यूज्ड इज बिजनेस लॉ। बट वहां तक पहुंचने के लिए मुझे मुझे पहले जो डिस्कशन करनी पड़ेगी वो किस वर्ड की करनी पड़ेगी, सर लॉ का मतलब है। सर सीए का काम तो अकाउंटिंग करना नहीं। आप अल्टीमेट मुझे लॉ लाइक तो एलएलबी करवा रहे क्या, कहीं एडवोकेट तो नहीं बनवा रहे। पता लगे डिग्री क्या सीए की बाद में एडवोकेट। फिर लॉ लाइन में क्यों हमें लेकर आए पर्टिकुलरली, हमारा तो अकाउंटिंग प्रोफेशन, हमारा तो टैक्स प्रोफेशन है। कल को अगर हमने जो काम करना है पर्टिकुलरली, देन व्हाई द वर्ड लॉ इज यूज्ड, एंड व्हाट काइंड ऑफ लॉ वी आर हैविंग इन आवर सिलेबस, दैट इज द मेन थिंग। क्या मुझे सारे लॉ पढ़ाए जाएंगे जो इस दुनिया में बनाए जा रहे हैं, वो तो फिर बहुत ज्यादा है जी। हमारा फील्ड वहां तक भी नहीं जाता, नहीं तो बेचारे एडवोकेट भी फ्री हो जाए, उनका भी काम हम खा लें। हमारा उतना भी पार्ट नहीं है जो एक एलएलबी में पढ़ाया जाता है। पहली चीज, अगर मैं एक वर्ड यूज करूं आप लोगों से, जनरली बात, लॉ का यहाँ पे मतलब क्या है। सर लॉ मीन्स बेसिकली द रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर। जो वर्ड मैं यूज करूंगा यहाँ पे, लॉ का मतलब क्या है, लॉ मीन्स रिटन विल, विल ऑफ द, किसकी सर, legislature। अब इंडिया में, अगर मैं इंडिया का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आप लोगों से डिस्कस करूं तो आपको तीन बॉडीज देखने को मिलेंगी। वन इज लेजिस्लेटिव बॉडी, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव बॉडी, एंड नंबर थर्ड इज जुडिशियल बॉडी। इंडिया का जो रेगुलेशन फ्रेमवर्क है, जो आपका यूनिट नंबर 1 भी है, मेरी कुछ बातें आज यूनिट नंबर 1 बेस्ड होंगी। आज चलेंगे, ऑलरेडी मॉड्यूल नहीं खोलूंगा तेरे सामने, पहले सुनो समझो चीज पहले। जब डिटेल में पढ़ोगे तब देखना एक एक वर्ड आपका ऑलरेडी पहले से क्या होगा कब। अब तो यार पढ़ा पढ़ा के बुक्स इतनी याद हुई पड़ी हैं, नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या वर्ड आने वाला है पहले बताओ तो। आगे तो सर आप तो जादू कर रहे हो भाई, कितनी बार पढ़ा चुके हैं, कितनी बार आगे पढ़ानी है। अब जो यूनिट नंबर 1 आपका डील कर रहे हैं ना, वो इंडिया के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में ही क्या कर रहा है बात, कि हमने इंडिया का जो रेगुलेशन है वो तीन बॉडीज के अंदर डिवाइड कर दिया, तीनों की तीनों ऑटोनोमस बॉडीज हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, वन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर। और तीनों के फंक्शंस भी क्या हैं, डिफरेंट। लेजिस्लेटिव बॉडी का काम क्या है, टू लेजिस्लेट। लॉ बनाने का जो काम है वो किसका है, लेजिस्लेटिव बॉडी। तो ये जो पार्ट ऑफ, ये पार्ट ऑफ जो गवर्नमेंट है, पहली बात तो तीनों किसके अंडर आती हैं, गवर्नमेंट। ये जो पार्ट ऑफ बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, इसका काम है लॉ बनाने का। जितने भी तुम्हें एनेक्टमेंट्स एंड ऑल जो अपने सिलेबस में वन बाय वन आप बोलते हो, कंपनीज एक्ट 2013, क्या वर्ड बोलते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक्ट मींस enactment, the set of rules and regulation which are made by the government, or I can say the set of obligations, और सेट ऑफ ऑब्लिगेशन जो आपके ऊपर लगाया गया है एज अ लॉ ऑफ लैंड, कि अगर आप इंडिया में रिजाइड करेंगे तो आपको इन कानूनों को मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे, सजा देना काम मेरा नहीं, मेरा काम है लेजिस्लेट करना। आई एम द लेजिस्लेटिव बॉडी। सो लेजिस्लेटिव बॉडी अपनी विल, विल स्टैंड्स फॉर इच्छा, जो हम चाहते हैं कि इंडिया का डेकोरम हो, जो हम चाहते हैं कि इंडिया का वर्किंग स्टाइल हो,
हम एक रिटन विल के जरिए, सर द वर्ड इज विल, तो ऑरली भी तो बताई जा सकती। अगर कहते स्पेशली आपने कहा जी रिटन विल होनी चाहिए, राइटिंग में होनी चाहिए, वाई राइटिंग इज प्रेफर्ड। अपने जैसे पर्टिकुलरली इंडियंस, कहीं भी लड़ाई पड़ जाए, कुछ और हो जाए, दिखा कहाँ लिखा हुआ है, ये देख लिखा हुआ है, दिखा तो सेक्शन खोल के पढ़िए, देख लॉ में लिखा हुआ। अगर कहीं ना लिखा हो कोई मानने, हम तो लिखो ही नहीं मानते, ये तो फिर भी क्या है, ऑरली पूछ रहे हो, मतलब ही नहीं सर। सो बेसिकली ये ऑरल विल से काम नहीं चलेगा। लेजिस्लेचर कोई कहने वाला, भाषण देने वाले बहुत है, समझाने वाले बहुत है, ऐसे करा करो वैसे करा करो, पेरेंट्स हैप्पी है। इन दैट केस आप सारी मानते, ऑरली बातें कोई नहीं मानता। अगर ये कहीं रिटन है, कहीं लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने आपके ऊपर इंपोज करा हुआ है, यू आर अबाइड बाय दैट। अबाइड बाय दैट मींस बाउंड, सर मानना पड़ेगा। एंड अगर रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर को हम नहीं मानेंगे, you will have to face the consequences like fine, like punishment, like penalties, imprisonment as well. माइट भी कोई ऐसा जुर्म कर दो, कुछ और कर दो, उठा के जेल में डाल दे। अब मैं कहती हूँ इनके पास ऐसी पावर कहां से, ये पावर सारी गिवन बाय क्या है, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर ने एक्ट के अंदर सेक्शन बना के लिख दिया कि एज पर सेक्शन दिस इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन। अब आप डे टू डे कॉमर्स में बैठे हैं पर्टिकुलरली, सर कितने तरह के ट्रेड में हमारे क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कितना कुछ हमारे डेली लाइफ में परचेज सेल एक्टिविटी चल रही है, इंप्लॉयज को हायर करते हैं। एक बेसिक वर्ड अगर मैं खत्म करूं, कॉन्ट्रैक्ट्स, यूज हम कई बार करते होंगे, बट उन कॉन्ट्रैक्ट्स को रेगुलेट कैसे किया जा रहा है। आपके साथ कभी भी कुछ गलत होता है, मिनट में कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट, क्या देख लो कोर्ट में क्यों जा पाएगा भाई, किसने कहा कोर्ट में जाके तुझे न्याय मिलेगा, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर ने कहा, लॉ ने कहा कि आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है, आप स्यू करो, केस फाइल करो, जो तेरे डैमेजेस बनते हैं, जो तेरे कंसिक्वेंसेस बनते हैं, सब मिलेंगे। इवन तेरा प्राइस तक भी वापस करवाना पड़ा, वापस करवाएंगे। सर दुनिया में आज की डेट में भगवान के बाद लॉ ही है, जिसको माड़ा मोटा लोग डरते हैं। नहीं अदरवाइज अगर बात करें, ये लॉ ना हो, जस्टिस ना हो, तो खत्म है। कौन माने, कोई भी ना माने। अगर कंसिक्वेंसेस मान लो, पेनल्टीज ना हो, पनिशमेंट्स ना हो, कौन मानेगा, कोई भी नहीं माने। आई थिंक सो आधी जगह तो ना पेनल्टी होने का मेन कारण, पनिशमेंट होने का मेन कारण जो है वो कौन है, पनिशमेंट। कि अपने को कंप्लायंस करना पड़े। कंप्लायंस बंदा पता क्यों करता है, ताकि मेरे पे पनिशमेंट ना लगे या मेरे पे फाइन ना लगे। तो ये सारी चीजें पर्टिकुलरली कॉल्ड एज वर्ड द रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर, a set of rules and regulations which are given by the legislative body कि इंडिया में सर ये कानून है, आपको ये मानना पड़ेगा। अब पॉइंट ये है, इनका काम है, इस बॉडी का काम है सिर्फ टू लेजिस्लेट, मेरा काम है लॉ बनाना, उसको इंप्लीमेंट करवाना मेरा काम नहीं। इंप्लीमेंट करवाना किसका काम है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, द सेकंड बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम क्या है, उसको इंप्लीमेंट करवाना, लाइक आईएएस आईआरएस, जितने भी तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वाले वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनका काम है, उनका काम है बनाए हुए लॉ के अकॉर्डिंग सारे इंडिया में उसको क्या करवाना, फुलफिल करवाना, कंप्लायंसेस करवाना। दैट इज द ड्यूटी ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी। पर उस एग्जीक्यूटिव बॉडी के पास सजा देना राइट नहीं। आपके पास राइट जो है, आपके पास पावर जो है, उस लॉ को क्या करवाने की, इंप्लीमेंट करवाने की पावर है। सजा देना आपका काम नहीं है। सजा देना किसका काम है, जुडिशियल। अगर मैं कह दूं पर्टिकुलरली, मान लो सपोज किसी ने कुछ गलत करा, द लिमिटेड राइट्स आर देयर विद द पुलिस, लिमिटेड राइट्स द पुलिस हैज, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में उनको पहले उस क्रिमिनल को पेश कहां करना पड़ेगा, कोर्ट में। जब तक कोर्ट आपको पुलिस रिमांड नहीं देती, जब तक कोर्ट आपको पर्टिकुलरली कोई ऑर्डर नहीं देती, नहीं कर सकते। नहीं तो अदरवाइज अगर ये पावर भी, सजा देने की पावर भी किसको दे दी जाए, पुलिस को दे दी जाए, तो गलत हो या सही हो कुछ नहीं पता, पुलिस तो पहली बदनाम है। काम करने गया तो बहुत कुछ कर सकती है, ना करने आने पे तो सब कुछ इनकी रजामंदी से हो रहा होता है। कि बात होती है पॉलिटिकल थिंग्स की। अब किसी ने कुछ गलत करा, क्या पता
रिश्वत के चक्कर में पर्टिकुलरली ये केस रफा दफाई कर दी, अलग कहता हमारे हाथ में तो है। ये माड़ा मोटा नेता पार्टी एंड ऑल जितनी भी हैं, पॉलिटिकल्स वगैरह जितने भी तुम्हारे पुलिस एंड ऑल हैं, ये डरती ही एक नाम से हैं, कोर्ट। क्योंकि कोर्ट में पर्टिकुलरली इन चीजों की कोई सुनवाई नहीं। अगर आपने गलत करा है, अगर आपने ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी, तो वट एवर बी द कंसिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ेंगे। अब चाहे जितने बड़े बड़े घोटाले हुए, होता नहीं, कोर्ट ने पर्टिकुलरली बड़े से बड़े मिनिस्टर उनका करियर तक खत्म कर दिया, लालू यादव। कितने सारे पर्टिकुलर अभी धीरे धीरे आगे भी मिले तो सारी हुई, कुछ ना कोई तो सब कर ही रहे हैं। बस ये है कि नंबर किसका कब आएगा ये नहीं पता, ये नहीं पता कि कौन कब इन्वॉल्व होगा। अब लेटेस्ट अगर आपने कभी भी न्यूज सुनी हो, ट्रेंडिंग में राघव चड्ढा सस्पेंड कर दी। उनकी अपनी पार्टी को ही खतरा हो गया कि ये बंदा ज्यादा ही हाईलाइट हो गया, और ऊपर से है सीए। पता है आपको राघव चड्ढा अपने आप में क्या है, ऐसे ही पीयूष गोयल जो रेलवे मिनिस्टर है, मतलब कई सारे पर्टिकुलर आपका कहते हैं सर अपने ट्रेडिशनल थिंकिंग बहुत है। बहुत लोग ना, पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं शायद ना ट्रेडिशनल प्रैक्टिस लेकर बैठे होते हैं माइंड में कि सीए का मतलब क्या है, वही वो कमरे में बंद बैठकर रिटर्न्स भरने वाला, इनकम टैक्स या जीएसटी में डील करने वाला। हम कहते हैं भाई उस चीज से थोड़ा, उस सोच से बाहर निकलो। अब करियर बहुत नेक्स्ट आगे डेवलप हो चुका है, इतने ज्यादा स्कोप, इतने ज्यादा एरियाज हैं, आपने देखना कि अपने आप को कहाँ एक्सेल करना है। अब उस पर्सन ने अगर कहते हैं राघव चड्ढा ने अपने आप को एज अ पॉलिटिकल करियर में लॉन्च करा, तबाही मचा रखी है, पार्लियामेंट में बोलने नहीं देता किसी को। क्यों? पढ़ा लिखा ना, बाकी जनता, उनको बेचारों को पता ही नहीं होता। और ऐसे ऐसे सॉलिड पॉइंट निकाल के लेके आता है ना, कल्ला कल्ला बंदा चुप करवा दे जवाब मेरी बात। अभी पर्टिकुलरली वो जो एयरपोर्ट पे उन्होंने सारा सिस्टम चेंज करवाया, है नहीं फायदे में। बंदा फ्लाइट लेने जाए, 4 घंटे फ्लाइट लेट हो जाए, समोसा भी नहीं खा पाए, 400 रुपए, 500 रुपए, हद मचा रखी है यार। इतना थोड़ी होता, पानी की बोतल तक के लिए बंदा मतलब 200 रुपए पे आउट करे। वैसे तुम कहते हो इंडिया डेवलप्ड होने वाला है, ये डेवलप होने वाला है। बाहर यही पानी की बोतल 20 रुपए, अच्छा एयरपोर्ट के अंदर आते ही 200 रुपए। आवाज तो सही रेस कर। अभी नई इन्होंने रेस करी कि ये नेटवर्क कंपनीज का 28 दिन का स्कैम, क्या भाई 30 दिन का क्यों नहीं देते? अगला चीजें ना बढ़िया उठा रहा था। अब खतरा आप पार्टी को अपना ही हो गया, तो साला ये ज्यादा हाईलाइट हो गया, मनकड़े आने वाला यही ना सीएम हो। इसको क्या करो, थोड़ा बहाल कर दो, सस्पेंड कर दो, कि नहीं तो जनता में अगर ज्यादा हाईलाइट हो गया, लोग तो अट्रैक्ट होंगे, लोग उसकी आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं। द थिंग इज आपकी सोच को पसंद करते हैं, आपके पॉलिटिकल करियर भी तो किससे डिपेंड करता है, आपकी सोच से, आपके एक्शन से। अब चीजें अगला स्टडी करके लेके आता है यार, पर्सनैलिटी वाइज वैसे ओके, बंदा वैसे ही जचता है अपने आप में, दैट इज थिंग। उन्होंने अपने आप ही उनको बहाल कर दिया, ना चुना इसको, सस्पेंड कर दो, कोई नहीं। क्यों? ज्यादा छा गया, मन कर आने वाले दिल्ली का सीएम ही हो, उस पार्टी का ये नहीं पता कल को ये पार्टी आ गई पीएम ही हो, यंग जनरेशन। तो फिर सीनियर्स कहाँ आगे आने देते हैं, वो कहते हैं ना इसको थोड़ा पीछे रखो, इसको सस्पेंड कर दो। अब बोलने से भी रोक दिया गया। ये हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तभी माड़ा मोटा ना एग्जीक्यूशन के बाद हम लोगों ने एक इंडिपेंडेंट बॉडी रखी हुई है, दैट इज कॉल्ड एज जुडिशरी। जुडिशरी। एंड ये थोड़ा बहुत अगर डरते हैं ना, अल्टीमेटली वो सिर्फ एक ही बात से डरते हैं, दैट इज जुडिशरी। एंड आज भी लोगों का विश्वास इंडिया में एक ही के ऊपर है, दैट इज कोर्ट। ठीक है, विश्वास बना हुआ है, मैं कह रहा हूं बना रहे, अगर जजेस सही से अपना डिसीजन मेकिंग क्या करें, प्रोवाइड करें, नेचुरल जस्टिस अगर क्या करें, प्रोवाइड करें। नहीं अगर हम कहते हैं जी जितनी कोर्ट्स, द ऑनेबल कोर्ट्स जितना कुछ भी डिसीजन मेकिंग दे रही हैं, क्या हर केस में डिसीजन सही जा रहे हैं? करप्शन तो वहां तक भी एंटर हो चुकी, बट स्टिल पीपल हैव फेथ ऑन कोर्ट, कि कभी ना कभी तो न्याय मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। लोग तो इसी उम्मीद में बैठे नहीं है, अदरवाइज ठीक है जी छोड़ो परे। अब क्या करें सर, गलत होता हुआ देखा भी नहीं जाता, कब तक इग्नोर करें, कितना इग्नोर करें? दैट इज व्हाई वी हैव टू गेन द नॉलेज अबाउट द लॉ। अब हम कई बार, आप नॉर्मली कभी भी अपनी डे टू डे लाइफ में कोई एक्टिविटी करते हैं, सामने वाला पर्सन ना कुछ ज्यादा ही तेज बनने की कोशिश कर रहा होता है,
आप इमीडिएटली बोलते हो क्यों सर, ये रूल नहीं होता। जब तुझे रूल पता होगा तभी तो सामने वाले से बहस करोगे, तभी तो सामने वाले से लड़ोगे। नहीं, मूर्ख तो हर कोई दुनिया बना के जाएगी। कितने सारी चीजें ऐसे हैं जिन चीजों को लेकर आप अवेयर नहीं है, आप इग्नोर करते हैं बीइंग अ कस्टमर एज वेल। तभी फिर आपको क्या पढ़ाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कि आपको सर पता होना चाहिए कि आपकी मतलब क्या राइट्स हैं। एंड अगर लेट इट बी किसी पर्सन ने, किसी वेंडर ने आपके साथ गलत करा, किन किन कोर्ट्स में उनके अगेंस्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हो, पता तो हो। अपन अपना मन समझा लेते हैं, चल कोर्ट छोड़, आगे से नहीं जाएंगे उसके पास या फलाना है। क्यों छोड़ो भाई, लोग इतने पक्के बैठे हैं, जिनको चीजों की नॉलेज है, मिनट में एप्लीकेशन लगा देते हैं, कंप्लेंट डाल देते हैं, एंड डैमेजेस भी मिलते हैं, कंपनसेशन भी मिलती है, और मोटी कंपनसेशन मिलती है। ये थोड़ी यार लोगों में कुछ भी कहना शुरू कर दोगे, सप्लायर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो मर्जी बोलना शुरू कर दोगे। तो ना रेड बुल गिव यू विंग्स, अब आने लगे विंग्स। पहले विंग्स लिखते थे, बंदे ने 2 रेड बुल पी गया था, कोई आया तो है नहीं। मेरे तो कोई पंख नहीं आया, कोर्ट में केस कर दिया, दी कंपनी मिसलीड कर रही है कि इन्होंने कहा था कि रेड बुल पिए और आपके विंग्स आएंगे, विंग्स तो आए नहीं। तकरीबन तकरीबन 2 करोड़ की कंपनसेशन मिली। मैं कहा ये भी काम अच्छा है, ढूंढा करो से उनके। फिर उन्होंने नेक्स्ट टाइम से टैगलाइन चेंज कर दी, रेड रेड बुल गिव यू विंग्स, चेंज ही कर दिया वर्ड। समझे ना वर्ड। क्यों, इतनी इतनी बातों के ऊपर क्या हो जाते हैं। और ये सारे काम ना वैसे एडवोकेट थोड़े ज्यादा करते हैं, उनको सारा हिसाब अपने लोगों को कोर्ट का इतना कहाँ पता। आपा लोग थोड़े बिजनेस साइड वाले ज्यादा हैं, तभी तो कोई वकीलों से जल्दी जल्दी पंगा नहीं लेते। लीगल नोटिस तो जेब में डाल के फिर रहे होते हैं, जहां देखा तेरे को दे दिया, ये ले, कल कोर्ट में मिलेंगे। क्योंकि मैं तो होता ही कोर्ट में हूँ, मैं तो मिलना ही वही हूँ, मैंने एक केस और लगा लेना, हालांकि तो नौजवान से पंगा लेना। आप कभी देखना ये ना वैसे व्यू है लिटरली। अगर कभी भी आपको साइड बाय साइड को दूसरा पर्सन सामने से कोई वकील मिलता है ना, जल्दी पंगा नहीं लेता कोई। क्यों, वो तो बेला है, मैं थोड़ी कोई। ये तो रोज लीगल नोटिस भेज देगा, मैं तो कोर्ट में पेशियां भुगतता रह जाऊंगा। हाँ, बट अपने केस में स्टिल यू नीड अवेयरनेस, आपको पता होनी चाहिए कि मतलब कैसे, हाउ टू फाइल अ सूट। अगर सीधी सी बात करें, आप बैठे हो मैं बैठा हूँ, प्रॉपर में पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं हाउ टू फाइल अ सूट, केस कैसे फाइल करते हैं पर्टिकुलरली। वो एक प्रॉपर प्रोफेशन जिसको दिया गया है, एडवोकेट्स, वकालत जो आप लोग करते हैं पर्टिकुलरली सर, वो उनको प्रॉपर वे से डेकोरम पता है। अब अपने फील्ड में ये भी बहुत तगड़ा काम है। सीए के साथ साथ पर्टिकुलरली हम तो ये कहते हैं, आफ्टर क्वालिफाइंग सीए या इन बिटवीन कहीं भी एलएलबी होती है, वो भी कर लो। उसका कारण, कल को जब जीएसटी के केस लगेंगे, इनकम टैक्स के केस लगेंगे, ज्वाइंट कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा, कमिश्नर को अप्रोच करना पड़ेगा एंड ऑल, वहां पे ये सारी नॉलेज क्या आएगी, काम आएगी। एकेडमिकली सीए सिखाएगी, सेक्शंस क्या कहते हैं टैक्स का, जीएसटी का क्या कहता है, प्रेजेंटेशन कौन सिखाएगा, एडवोकेसी। आप दोनों ही कर दो। ऐसे सीएस बैठे हैं लिटरली, ये चिंदी प्रैक्टिस नहीं करते, रिटर्न एंड ऑल, ये तो बाल बच्चे करेंगे, आर्टिकल्स। जो स्टाफ है हमारा ये करे, मैं थोड़ी करूंगा ये तुम्हारा। मैं सिर्फ काम करूंगा अपील वर्क। मेरे पास पर्टिकुलरली काम ही किसका, लिटिगेशन। जब इनकम टैक्स में आपका केस लग गया, जीएसटी में आपका केस लग गया, हाउ टू टेक, एंड नोटिस निकला हुआ है 10 करोड़ की डिमांड, कि जी इनको एंटिटी को नोटिस आया हुआ है कि 10 करोड़ टैक्स जमा करवाओ, हैंडल है। वो मजेदार चीज है। क्यों, वहां पैसे भी मोटे बनने, कि फिर हम वो सेटलमेंट कैसे करवानी है, क्या सिस्टम बनेगा, क्या क्या एविडेंस हमें देने पड़ेंगे, क्या उसका रिप्लाई बनेगा। इसमें एक्सपर्ट बैठे हैं, बट हर कोई एक्सपर्ट नहीं। मतलब मैं तो अभी जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मेरे से सुनना चाहो ना 5 घंटे प्रोफेशन के बारे में सुन लो तो भी बोल दूंगा, तो भी खत्म नहीं होगा, तो भी स्कोप इसके बियॉन्ड है। अब कितने सारे पर्टिकुलर सीए सिर्फ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में, बिजनेस को कभी भी लोन चाहिए, द फर्स्ट पर्सन कम्स इनटू माइंड सीए। क्यों, बैंकर आपको डायरेक्टली एंटरटेन करेंगे नहीं, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही लेके चले जाओगे, लो जी इसके बेसिस पे लोन उठा के ले जाए इसको, सर्टिफाइड लेकर आ, ऑडिटेड लेकर आ, कहाँ पे, तुम्हारा सीए कौन है, उनको को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देंगे, बिना सीए के एंटरटेन करेंगे नहीं आपको। और इतनी बड़ी एडवांसिंग हो रही है, बहुत सारी एश्योरेंस कहीं ना कहीं आपके सीए से मांगी जाएगी। मुझे पता है मेरे बिना इनका लोन होएगा नहीं, जा चला जा,
कोई नहीं करेगा। एंड अगर मेरे थ्रू होगा तो भाई मेरी फीस भी होगी। वो चलती है परसेंटेज बेस्ड। अब मैं कह तुझे, अगर मान लो 10 करोड़ की एडवांसिंग भी, आजकल तो करोड़ भी बड़े छोटे हो गए। छोटे होते तो बोलते थे, मुंह में फंस जाता था करोड़। अब तो फिर भी नॉर्मल 2 3 4 5 नॉर्मल है। अब तो करोड़ से क्यों, इन्फ्लेशन ऐसी हो चुकी है, बिजनेस डिमांड्स इतने, बिजनेस स्केल अप इतने ज्यादा हो चुके हैं कि अब करोड़ भी कुछ नहीं रहे। आम बिजनेसेस को नॉर्मल फंडिंग कितनी चाहिए, 10 10 20 20 50 50 करोड़ की फंडिंग चाहिए। वो वाला स्केल अप कर रहे, फिर वहां चलती है परसेंटेज कि जी 1%, 1.5%। अब तू मल्टीप्लाई कर ले, 10 करोड़ का अगर 1% भी बन गया, सफिशियंट है। मेरा साल का खर्चा निकल गया, मेरे को ऑफिस आने की क्या जरूरत पड़ी है। और ऐसे साल में मेरे 2 3 4 क्लाइंट्स बढ़िया मिल जाए, रेगुलर प्रैक्टिस है, वो तो चलती रहेगी। वो तो बाल बच्चे ऑफिस में संभालते हैं सारा, मेरे को आने की जरूरत नहीं। मैं तो ऑफिस में 11 बजे आना स्टैंडर्ड है, ग्रीन टी और मजे ही लगे। अपने को क्या जरूरत पड़ी है सारे काम करने के लिए। या मोस्टली, अगर मैं इस लॉ वर्डिंग की बात करूं, इस लॉ की रेलेवेंस, सर हमारे ना प्रोफेशंस में, अगर मैं सीए के प्रोफेशन में दो मेन काउंट करूं, ऐसा तो बहुत है। इन दो प्रोफेशंस में मेरी मेन चीज, या तो मेरी प्रैक्टिस किस में जाती है, ऑडिटिंग, वन ऑफ द माई कोर एरिया, जिसके लिए सीएस को अपॉइंट किया जाता है कि आप सर हमारी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या करिए, ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या है, एग्जामिनेशन, कि क्या हमने रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, रेलेवेंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई। अब आप लोग कंपनीज एक्ट पढ़ते हो, तुमने वर्टिकल फॉर्म में बैलेंस शीट तक बनाई एज पर शेड्यूल 3। अब उन्हीं का ऑडिट करना मेरे स्कोप में आता है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर लेकर आओगे, आई एम द इंडिपेंडेंट पर्सन, मैं आपकी उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या करूंगा, ऑडिट करूंगा, और उसके ऊपर अपनी ओपिनियन क्या करूंगा, प्रेस्क्राइब, बिकॉज द स्टेक होल्डर्स आर वेटिंग फॉर माई रिप्लाई, what the CA will say about that company. They are eagerly waiting for one word, what the CA will say about this company. नहीं अच्छा, अगर मैं कह रहा हूँ नहीं सब कुछ ठीक है, वो तो मैनेजमेंट भी कह रही थी, जिन्होंने एफएस बनाई, ये अपने स्टेक होल्डर्स को क्या क्या कहते हैं, सर कसम दिलवा लो सही बनाई है, बिल्कुल सही बनाई है, सच मान लो ऐसा। अगले कहते हम नहीं मानेंगे। क्यों? तुम्ही ने पूरा साल काम करा, तुम्ही ने वो एफएस बनाई है, क्या पता कैसे बनाई है। यही बात हम किसके मुंह से सुनना चाहते हैं, सी, सीए साहब कह दें कि जी बिल्कुल ठीक है, हमें क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं करना पर्टिकुलरली, बस ये कह दें जी एक बार कंपनी सही है, कंपनी ठीक है, कंपनी में कुछ भी एडवर्स नहीं है। मैनेजमेंट की बात पे रिलाई नहीं करेंगे, हम किसकी बात पे रिलाई करेंगे, सी। अब हम कहते हैं सर पर्टिकुलरली इतना ट्रिमेंडस ट्रस्ट, इतना ब्लाइंड फेथ पर्टिकुलरली आप लोगों के ऊपर कैसे आ रहा है। दैट मीन्स अगर तो आईसीआई की बात करें, 75 years of excellence we are claiming since 1949, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट बना, तब से आप 75 ईयर प्लस एक्सीलेंस आप क्लेम करते हैं, किसी वजह से क्लेम करते हैं। पीपल आर हैविंग ट्रिमेंडस ट्रस्ट ऑन यू पीपल कि जी ये सब आपने देख लिया। चलिए हमारे पास कई बार क्लाइंट्स आते हैं, पर्टिकुलरली कोई टैक्स फाइलिंग को लेकर है, कोई ऑडिटिंग केस को लेकर है, कुछ और है। हम ना कई बार एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि आपका टैक्स ऐसे ऐसे बनता है जी, बोला ओ सी साहब आपने देख लिया, आपकी तसल्ली है, भरवाओ। तो मैं कहा सुन तो लो, तुम्हारे पैसे जाएंगे, बस ही। हम अनपढ़ों को क्या पता, हमें पता होता तो आपके पास आते, सीधी सी बात। हमारा फेथ किसके ऊपर है, आपके ऊपर है, क्योंकि मैं तो इस अकाउंटिंग प्रोफेशन में, टैक्स प्रोफेशन में, ऑडिटिंग प्रोफेशन में, इसके ऊपर तो दुनिया में कोई बंदा देखा ही नहीं। सीए से ऊपर कौन होगा, कोई है ही नहीं। बस सर आप ये तसल्ली है। कई बार लिटरली इतनी टैक्स अमाउंट बन जाती है, क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं करते, कि जितना आपने कह दिया ना बस भरो जी, कैसे भरवाना है टैक्स वगैरह, चालान वगैरह जो भी है, बैंक में जमा कराना करवाओ, अरे पूछते भी नहीं। उसका कारण क्या है, सर आपने देख तो लिया, यह एक्सपर्टीज अबाउट दैट, या रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल अबाउट दैट, हमें आपके ऊपर डाउट थोड़ी है। एंड सेकंड थिंग इज मेनली, चलो ऑडिटिंग तो हमारा मेन कोर एरिया है ही है, द नेक्स्ट एरिया जो हमारा आता है दैट इज कंसल्टिंग। कंसल्टिंग, और या जिसको हम वर्ड बोलते हैं क्या, एडवाइस।
बहुत सारे सीनियर सीएस आज की डेट में जिनको हो गए ना 25-30 साल प्रैक्टिस करते हुए, साइनिंग से तो बाहर आ गए, वो ऑडिटिंग वगैरह वो नहीं करते, वो तो आगे सीएस रखे हुए हैं, साइनिंग वगैरह वो करेंगे, आपका तो बाहर आ गए। वो प्योरली किस प्रोफेशन में आ गए? एडवाइजर, कंसल्टेंसी। एंड अल्टीमेटली हमारा काम ही क्या है? बिजनेस कंसल्टेंसी। अगर आपको लिटरली कहीं बिजनेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। ऐसे भी कभी देखा ना, मैं फोन पे थोड़ी सलाह दूंगा, फोन तो फ्री वाला काम हो गया, ऐसे थोड़ी यार फ्री वाले काम करेंगे अपन। यस, एक काम करिए, कल आपका 11 बजे मिलते हैं, ऑफिस में आइएगा। एंड जब तक मेरे पास पहुंचेगा, बाहर रिसेप्शन पे सर 5,000 प्लीज, सर का टाइम। अरे पर्ची कटवाओ आप, डॉक्टर्स भी करते हैं। एक ऐसा डॉक्टर जिसको डायरेक्टली तुम जाके मिल रहे हो, एक ऐसा डॉक्टर जो रिसेप्शन पे पहले आधा घंटा वेट करवाएगा, वैल्यू किसकी ज्यादा लगती है? जो डायरेक्ट मिल रहा है। किसकी वैल्यू ज्यादा लगती है? जो वेट कर रहा है। कि सर आप चाहे अंदर वेले बैठो, गेम खेल लो, फिर भी आपको वो एक इंप्रेशन होता है। आधा माइंड सेट तो वही हो जाता है यार, अंदर जो बंदा बैठा ना वो सही होएगा। मन करे वैल्यू वाइज, रिलायबिलिटी वाइज, जो डायरेक्टली अप्रोच है मतलब वो ज्यादा अच्छा हो। ये थिंग्स होती हैं हाउ टू गेट द क्लाइंट। अगर तुम क्लाइंट को डायरेक्टली अवेलेबल हो गए ना, तो आपकी वैल्यू नहीं करेगी। थोड़ा सा अपना भी प्रोफेशन के अकॉर्डिंग मेंटेन करो, डेकोरम यार, इंटेग्रिटी मेंटेन करो। अगले को उस सेंस में फील करवाओ कि वो किससे बात कर रहे हैं। देन बहुत सारे सीनियर चीजें एडवाइजरी, या जैसे आजकल कॉन्सेप्ट चलने लगे स्टार्टअप्स। नए नए स्टार्टअप्स को, पहली बात तो सीएस ने ही स्टार्टअप कितने शुरू कर लिए, शार्क टैंक कितने सारे, तो वहां पे कौन आते हैं? सीएस ही आते हैं। अमन गुप्ता पहले बैठा था, सीए आगे, सीए आगे, इसको देंगे पैसा। क्यों? वो खुद सीए। नेक्स्ट आगे और उनके पैनल पे जितने भी शार्क्स आए हैं, उनमें से कितने तो सीए बैठे। एंड पूरी चीज नोट डाउन कर रहे होते हैं, फंडामेंटल्स। हाँ जी, आपकी मार्केट वैल्यूएशन कितनी है, आपकी आस्किंग कितनी है, आपकी टर्नओवर पिछले साल का प्रॉफिट कितना है, कर रहे होते हैं नोट। क्यों? हमें ये चीजें, अब मैं कह दूं एक नॉर्मल पर्सन, आई थिंक सो वो शार्क टैंक का एपिसोड देखे उसको वो समझ नहीं आएगा, जो एक आप लोगों को समझ आना चाहिए, जो आप लोगों को नॉलेज है, जो रिटर्न्स ऑन इक्विटी एंड ऑल आप लोगों ने वर्ड देखे हुए हैं। हम बोलते हैं सर आपकी आस्किंग क्या है, आपकी ऑफर क्या है? अच्छा, वहां चल रहे होते हैं काउंटर ऑफर, वो वर्ड यूज करते हैं। मैं आपको इसके बदले में एक काउंटर ऑफर करता हूं, जो आपकी आस्किंग है नो, दैट मीन्स मैंने आपकी ऑफर क्या कर दी? रिजेक्ट। नाउ मेरी ऑफर सुन, मेरी ऑफर ये, तो ये सारी कहानी तुम कहां पढ़ोगे? कॉन्ट्रैक्ट्स में, क्योंकि वहां पे क्या हो रहे होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स। हमारा पहला जो पॉइंट नेक्स्ट आगे जो सिलेबस का पार्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यही चल रहा है। सो कितने सारे लोग तो पर्टिकुलरली कंसल्टिंग या एडवाइजरी में आ चुके हैं। अब बात करो कंसल्टिंग या एडवाइजरी भी तो किसके अकॉर्डिंग होएगी? लॉ के अकॉर्डिंग। अब लॉ में पर्टिकुलरली जब तुझे ही नहीं पता कंपनी बनाई कैसे जाती है, सर यू पीपल आर हेल्पिंग योर क्लाइंट्स इन सेटिंग अप देयर बिजनेस, you people are helping your clients in growing their business by guiding the strategies, the various kind of strategies what the client does not have। उसको थोड़ी इतनी अगर उसको इतनी नॉलेज होती, क्या तेरे पास आता? क्या तेरे जैसे प्रोफेशनल के पास वो पहुंचता, इतनी फीस पे आउट करता? मतलब उल्टा सर, आज के जमाने में तो ये हो चुका कि आने वाले टाइम में भी और आज के जमाने में भी हर पर्सन को अपना पर्सनल सीए रखना पड़ेगा। पर्सनल सीए। क्यों? जिस हिसाब से डिजिटाइजेशन बढ़ती जा रही है, कैश इकोनॉमी कम होती जा रही है, खत्म तो नहीं होगी, कम होती जा रही है, हर चीज का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब जितने जी पे, फोन पे, फलाना पे जितने ज्यादा होंगे, सबका रिकॉर्ड जाएगा, क्योंकि एंट्री कहाँ जा रही है? बैंक में। बैंक के फिर अकाउंट्स भी आपको, लेजर्स मेंटेन करने पड़ेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको अपने बिजनेस की टेकअप करनी पड़ेगी। अब पहले हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग हम इतना नहीं करते थे, ठीक है, नॉर्मल डायरीज मेंटेन करेंगे ऑल। अब इस साल से नया फाइनेंशियल स्टार्ट हुआ है, तो भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी लगानी पड़ेगी। क्यों? फीस दोनों मोड से आती है, कैश भी आती है, जी पे भी आती है, हिसाब तो प्रॉपर रखना पड़ेगा, एज अ बिजनेस एंटिटी है, जीएसटी भी पे आउट करना पड़ेगा जो एप्लीकेबल है। हम दुनिया के कंप्लायंस करवाएं, खुद ही कंप्लायंस ना करें, तो गलत बात है। तो यही चीज कल को आपने कंसल्टिंग करनी है, अगला पूछेगा सामने से, सर कंपनी बना के काम करें या पार्टनरशिप फर्म बनाए?
आप नहीं बताओ। पहले सर आप किस प्रोफेशन में आ गए, आपको नहीं पता होगा और किसको पता होगा, हमें क्या पता इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या। फिर अगले को समझाऊंगा, देख भाई दोनों के अपने अपने प्रोज कॉन्स हैं। कंपनी में जाएगा, लाइबिलिटी तो लिमिटेड है बट कंप्लायंसेस बहुत है। क्यों? प्रॉपर एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल है, जगह 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 आपको फॉर्म फाइलिंग ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी। बट वही अगर पार्टनरशिप फॉर्म बनाएगा तो उसका ड्रॉबैक है, लाइबिलिटी आपको क्या मिलेगी, अनलिमिटेड। अब तुम सोचो, हाँ उसमें फिर कंप्लायंस कुछ नहीं, कोई ज्यादा रोक टोक नहीं है, कुछ भी नहीं, बड़ा इजी टू फॉर्म है। एंड कंपनी के केस में थोड़ी कम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है, बनाने में भी बंद करने में भी। पार्टनरशिप में क्या, जस्ट एग्रीमेंट ही चाहिए, स्टाम्प पेपर पे लो, लिख लो, 4 पार्टनर जी, हो गया काम शुरू। जब मर्जी डिसोल्यूशन डीड लिखना, पार्टनरशिप खत्म भी होगी। तो जब तक मुझे नहीं पता होगा, मैं इनको गाइड कैसे करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो जी अपने फंडिंग रेज करनी है, बीइंग अ कंपनी, शेयर कैपिटल इशू करनी है, पब्लिक ऑफर वाया प्रोस्पेक्टस करनी है, तो ऐसे कुछ भी कागज में लिख के दे दोगे, वो विल गाइड। सर आपको कंपनीज एक्ट में जाना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 3 विच डील्स विद द प्रोस्पेक्टस। हम बताएंगे प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या कंटेन होगा, प्रोस्पेक्टस आपने इशू कैसे करना है, कैसे मार्केट में से कैपिटल इकट्ठी करनी है, वी विल गाइड। सो मैं अगर सिंपल सी बात करूं, मेरा तो रोजगार, सिंपल सी बात, मेरी जो रोजी रोटी है वो डिपेंडिंग इसके ऊपर करती है, लॉ के ऊपर। अब आप अकाउंटिंग की बात कर रहे हो, अकाउंटिंग भी तो गाइडेड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। हाँ ठीक है, +1 +2 में आपको स्टैंडर्ड्स के नाम नहीं बताए गए, बेसिक अकाउंटिंग सिखाई गई। अब यहाँ कहानी किसके अकॉर्डिंग चलेगी, स्टैंडर्ड्स। इंटर लेवल पे मैंने आपको सारे पढ़ाने ही क्या है, स्टैंडर्ड्स। अब मैं बात करूं स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स भी तो क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड। अब आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई प्लस 2 लेवल पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट गिवन बाय है वो किसके द्वारा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। सर टैक्स की बात करते हो कि आपके ऊपर कितना टैक्स एप्लीकेबल होगा क्या नहीं, टैक्स में भी तो आप अगर ध्यान से वर्ड सुनो, आप क्या कहते हो, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जीएसटी कहते हो, जीएसटी भी तो क्या है, एक्ट, जीएसटी एक्ट 2017। एंड अभी टाइम टू टाइम अमेंड होता जा रहा है, आगे से आगे रूल्स आते जा रहे हैं, ये भी तो सारा लॉ ही है। बंदा कहता है मैं टैक्स पढ़ रहा हूँ, टैक्स लॉ पढ़ रहा है, टैक्स लॉस। कभी बड़ा अगर आपने ध्यान से सुना हो, सर व्हाट काइंड ऑफ टैक्स लॉस यू हैव टू स्टडी, आई हैव टू स्टडी द डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। डायरेक्ट टैक्स में कौन सा आया तुम्हारा, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा आया, जीएसटी। अच्छा नॉट ओनली जीएसटी, फाइनल तक जाओगे, कस्टम लॉस, एक्साइज, ये भी तो सारे एक्ट है। एंड आई एम थिंकिंग ऑफ द वर्ड कि व्हाई लॉ इज इन माय सिलेबस, क्यों मुझे लॉ यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ बिना लॉ के भाई तेरा प्रोफेशन नहीं है, बिना लॉ के। कल को क्लाइंट पूछेगा सर कंपनी बनानी है जी, बताना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मैं कह रहा मुझे नहीं पता। तो भाई क्यों आप इस प्रोफेशन में हो जब आपको ही नहीं पता। क्लाइंट आपसे ही इस बात की कंसल्टेंसी लेगा। अब आप कह रहे हो जी मैंने ऑडिटिंग करनी है, मान लो, ऑडिटिंग का मतलब क्या है कि आपने एग्जामिनेशन करनी है, एग्जामिनेशन करने के लिए भी तुझे भी तो नॉलेज होनी चाहिए कि वेरियस लॉ क्या कहते हैं, एज पर द सेक्शन क्या प्रोविजन है, वो भी तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। दैट इज थिंग। सो यहाँ पे अगर मैं एक लॉ वर्ड यूज करूं, लॉ वर्ड यूज करूं कि लॉ अपने आप में क्या चीज है, नंबर 1 वर्ड इज द रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर, क्लियर। एंड सेकंड थिंग अगर आप कह दें सर लॉ की जो नेचर है ना, दैट मीन्स एवरी काइंड ऑफ rules or regulations, every kind of rules and regulations which permit something या permit or prohibits something। अगर तुम लॉ के नेचर की बात करो, लॉ की नेचर आपको ये देखने को मिलेगी, पहली बात एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, एवरी काइंड ऑफ। क्या इस दुनिया में, इस इंडिया में कानूनों की कमी है, बहुत है, बहुत है। पहला सोर्स ऑफ लॉ हमारा क्या है, हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, आर्टिकल्स। आर्टिकल दिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स यू, आपको ये करना पड़ेगा, ड्यूटीज हैं, फंक्शंस हैं, तरह तरह का कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2, उसके बाद जो तब से लेके अब तक हर साल
कोई ना कोई कानून, कोई ना कोई एनेक्टमेंट बनाई जा रहे हैं, अभी कौन सा हट गया? सर लॉ कभी खत्म नहीं हो सकते। मैं कह दूं इतने साल हो गए, अब तो हट जाओ, अब तो लॉ बनाने बंद कर दो, नहीं, प्रॉब्लम्स क्या खत्म होगी? लूप होल्स क्या खत्म होगे? जब तक तुम्हारी बिजनेस एनवायरनमेंट, जब तक तुम्हारी इकोनॉमी डायनामिकनेस में रहेगी, तब तक लॉ बनते रहेंगे। या तो इसको पकड़ के स्टैटिक कर दो, जो पॉसिबल नहीं, जो पॉसिबल ही नहीं। आज का बिजनेस एनवायरनमेंट इतना ज्यादा डायनामिक हो चुका, मतलब पर्टिकुलरली पहले किसने वर्ड क्रिप्टो करेंसी सुने थे बताओ? अब क्रिप्टो को भी एलिजिबल इनकम बोल दिया गया, डिजिटल इनकम। डिजिटल एसेट्स यूज करने लग गए, उसके ऊपर भी सरकार क्या ले रही है? इनकम ले रही है। तो बताओ किसने कहा था, किसने सोचा था कि मतलब यहां तक भी आप पहुंच जाएंगे, वर्चुअल करेंसी तक आ जाएंगे? क्या पता। ये तो भी प्रेजेंट है, आने वाले 40-50 साल क्या लेकर बैठे हैं, क्या पता। तो लॉ नहीं कभी खत्म हो सकते। लॉ में तो एक वर्ड चलता है, एवरी काइंड ऑफ, दुनिया भर के बड़े जी। कभी किसी मान लो सीए ऑफिस में विजिट आप करते हो, जो प्रैक्टिस में है, प्रॉपर प्रैक्टिस में है, या किसी एडवोकेट के ऑफिस में अगर आप विजिट करते हो, आपने देखना बुक्स की कलेक्शन कितनी बड़ी होती है, कितनी कलेक्शन बुक्स की, मतलब रखी होती है। आप कहते हैं जी सर लॉ तो एक ही नहीं होता। लॉ एक कहाँ पे? लॉ अनेक हैं, हर सॉर्ट के हैं, हर काइंड के हैं। सोशल भी हैं, कल्चरल भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं, इकोनॉमिक लॉ भी हैं, हर तरह के, हर तरह के। बट क्या सर मुझे सारे काइंड ऑफ लॉ पढ़ाए जाएंगे? जैसे बेसिकली अगर बात करें, जैसे सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, क्या मुझे पर्टिकुलरली हर तरह का लॉ पढ़ाया जाएगा? नहीं। एडवोकेसी के अंदर आते हैं, वो एलएलबी के अंदर देखने को मिलते हैं, नॉट इन दिस फील्ड। अपने फील्ड में ऐसा कुछ नहीं। अपने फील्ड में इस वर्ड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया उठाकर विद द वर्ड, सर यू हैव टू स्टडी अबाउट द ओनली बिजनेस लॉ। ऐसे कानून, ऐसे लॉ जो किससे रिलेटेबल है? बिजनेस। लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हुआ, नेगोशिएबल हुआ, ये कंपनीज एक्ट हुआ, पार्टनरशिप एक्ट हुआ, एलएलपी एक्ट हुआ। सर आपने कल जस्ट ये पढ़ दिया, आपका काम वो सिविल लॉ वाला नहीं है। किसी ने कोई क्राइम कर दिया, वो तेरे स्कोप में नहीं भाई। आप सीए हो, आपका स्कोप रिलेटेड विद द क्या है? बिजनेस ओनली। देन अल्टीमेटली अल्टीमेटली आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस, और वैसे भी मैंने अपने क्लाइंट को गाइड किस में करना है? रिलेटेड टू बिजनेस। तो मुझे थोड़ी बाकी सारे एनेक्टमेंट एंड लॉ पढ़ाए जाएंगे, मेरा उनमें कोई भी स्कोप नहीं। सो मेरा स्कोप यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है। अगर मैं कह दूं कि तुम्हें सारे लोग नहीं, सिर्फ ओनली, तभी आपके सिलेबस में बुक का नाम भी क्या है? बिजनेस लॉ। सर दोज लॉ विच आर रिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटीज, जो आम रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन में देखते हैं, ओनली दैट काइंड ऑफ लॉज वी हैव। हमें सिर्फ वो पढ़ाए जाएंगे, दैट्स मेरा स्कोप तो उतना सर। लाइक कल को मैक्सिमम मेरे पास क्लाइंट कौन सा आएगा? जो बिजनेस के रिलेटेड होगा। तो मुझे नहीं सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड ऑल। अब किसी ने मर्डर कर दिया, चोरी डकैती कर दी, मैं सीए थोड़ी ट्रीट करेगा, मेरा क्या काम है? मेरा थोड़ी मतलब है। देन आपको किसके पास जाना पड़ेगा? किसी एडवोकेट के पास जाना पड़ेगा, जो इनमें प्रैक्टिस करते होंगे। सर मेरी प्रैक्टिस तो बिजनेस में है, आई विल हेल्प यू कंसल्टिंग। अब ये थोड़ी कि मर्डर करने की सलाह दूंगा या चोरी डकैती करने की सलाह दूंगा, इसको बचाऊंगा। मेरा उसको ओपिनियन है, मेरा वो काम है। अपना काम जो है वो इधर आ। अब वर्ड आपने कहा कि तो इसकी नेचर अगर ध्यान से देखी जाए, मतलब मेरे पहले 2 लेक्चर तो जस्ट पहले सुनना, सिलेबस तो अभी बाद में शुरू होगा। पहले जस्ट ओवरव्यू सुनना, अभी भी बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। पहले जब तक वो शब्द क्लियर नहीं करते ना अपना वर्ड कि लॉ है क्या, बिजनेस लॉ क्या है, लॉ को बनाने का प्रोसेस क्या है, आप डायरेक्टली टीचर स्टेप इन हो जाते हैं सीधा कि पढ़ो जी ये लॉ है। पहले पता तो कर ले लॉ होता क्या है। बेसिकली अगर आपने लॉ की कभी नेचर देखी हो, लॉ ना पर्टिकुलरली कंसिस्ट ऑफ सम रूल्स और रेगुलेशंस, विच आपको लॉ की ना दो नेचर मिली होंगी। या तो लॉ आपको कुछ काम करने की परमिशन देता है, या आपको वो काम करने से प्रोहिबिट करता है। आप कई बार नॉर्मल लैंग्वेज वो एक बार लॉ चेक करियो, ये चीज अलाउड है, क्या ये कर सकते हैं आप? क्योंकि लॉ की नेचर ही तो होगी, या तो वो कुछ काम करने के लिए तुझे क्या करेगा? परमिट करेगा, या वो कुछ काम करने के से तुझे क्या करेगा? प्रोहिबिट। दो ही होंगे। बट आई थिंक सो इफ यू हैव टू टेक द कंसल्टेंसी,
देन कंसल्टेंसी आपको कब लेनी चाहिए, काम करने के बाद या काम करने से पहले? पहले करो। कई क्लाइंट आते हैं हमारे पास, ओ सर जी ऐसा हो गया, अब बताओ क्या करें। मैं कहा अब क्या करना, तो हो तो गया, अब मैं भी क्या करूं? अगर कंसल्टेंसी लेनी थी, यही जो मुझसे आज पूछ रहा है, यही काम करने से पहले पूछता। मैं तुझे सेक्शन के अकॉर्डिंग चेक करके बताता, लॉ की प्रोविजन चेक करके बताता कि वेदर इट इज अलाउड और नॉट। देन कम से कम तुझे कंसिक्वेंसेस तो ना फेस करने पड़ते, तुझे पेनल्टी पनिशमेंट तो ना फेस करनी पड़ती, अब बुक तो। तभी लोगों को अवेयर करना जरूरी है। तभी आप देखना, कभी जितने भी आपके फादर एंड ऑल जो भी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में है, फैमिली एंड ऑल, वो भी एक पक्का सीए कोई ना कोई उन्होंने रखा हो, जिनसे कभी ना कभी, कभी जो देखो तो रेगुलर नॉर्मल काम वो तो हमें पता होते हैं, कुछ भी अगर अनयूजुअल एक्टिविटी आती है ना, वो वहीं पे स्टॉप, रुको जी मैं अपने सीए से बस पूछ लूं कि ये कर सकते हैं कि नहीं। जैसे अगला कहता जी, मान लो सपोज सर 5 लाख रुपए की सेल, अगर 5 लाख रुपए कैश दें जी आपको। मैं कह दूंगा वैसे आमतौर पे ऐसा नहीं होता, बट आप कह रहे हो, मैं 1 मिनट अपने सीए से पूछ लूं। ओ जी मेरे पास एक कस्टमर आया है, कह रहा सारा का सारा कैश दूंगा। मैं कहा भाई कितना कैश देगा, क्योंकि एज पर लॉ तो अलाउड कितना है, 2 लाख। 2 लाख से ऊपर कैश एक्सेप्ट करना इन अ डे नॉट अलाउड। उसके लिए तो गलत है, तेरे लिए भी गलत हो जाएगा। मैं कहा नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, मेरे सीए अलाउ नहीं करते, मैं आपको बिलिंग नहीं कर सकता। दैट इज पता लग गया कि या तो पर्टिकुलरली वो काम करने के लिए रूल्स रेगुलेशन आपको क्या करेंगे, कुछ अलाउ करेंगे, या क्या करेंगे, प्रोहिबिट करेंगे। बट वही चीज आपको कहां से पता लगती है, क्योंकि मैं जो चाहता हूं कि इंडिया में हमारा जो काम करने का वे आउट है वो इस तरह होना चाहिए। तभी इसको वर्ड बोलते हैं रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेटिव बॉडी चाहती है आप लोगों से कि आप इंडिया का डेकोरम, इंडिया के अफेयर्स, इंडिया के काम इस तरह से करें, और इंडिया में रहने वाला हर नागरिक इस कॉन्स्टिट्यूशन की, इस बनाए हुए लॉ की इज्जत करे। अगर नहीं करता, देन ही विल बी पनिश्ड, एंड नॉट ओनली ही विल बी, शी विल बी। ही वर्ड इंक्लूड्स शी। ये बात भी कहाँ लिखी हुई है, लॉ में। निकले लड़कियां के हमारी मौज है, इन पे पनिशमेंट आएगी, हमारे पे थोड़ी आएगी। एंड मोस्टली लैंग्वेज आप देखोगे ना लॉ में, जब भी आप पढ़ोगे, आपको ना मेल पॉइंट से लिखा हुआ ज्यादा मिलेगा, नॉट फीमेल पॉइंट से। जैसे कंपनीज एक्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ उनको, उसमें वर्ड लिखा होता है ही विल बी लायबल, ही विल बी लायबल, एंड शी अपने आप में प्रिविलेज फील कर रहे थे, अपने में बताया ही नहीं कि मेरे पे तो पेनल्टी ही नहीं है। फिर उन्होंने बनाया जीसी एक्ट, जर्नल क्लॉजेज एक्ट, जिसमें उस क्लॉज को एक्सप्लेन करा कि मस्कुलिन जेंडर इंक्लूड्स फेमिनाइन, कि नॉट ओनली मस्कुलिन, नॉट ओनली मेल मेंबर, मेल इंक्लूड्स फीमेल। कि जहां जहां हमने पूरे लॉ में ही वर्ड यूज करा है, हिज वर्ड यूज करा है, ऑटोमेटिकली वर्ड शी, हर अपने आप रिप्लेस कर लीजिएगा। ये बात भी कहां लिखी हुई है, लॉ में। सो हर चीज आपको रिटन विल में देखने को मिलेगी, और लिखा हुआ है तभी लोग मानते। अब मैं कह दूं पर्टिकुलरली जी रेड लाइट क्रॉस करना, कहाँ लिखा हुआ है, गलत है, मैं तो निकाल लूंगा, सारी रेड लाइट से निकालूंगा। फिर वही पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, चलान कट के घर पे आ जाते हैं। मैं कोई ये बोलता कहाँ लिखा हुआ है, मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर वहां पे रेड लाइट है सिग्नल के ऊपर, तो पर्टिकुलरली आपको उसको क्रॉस नहीं करना, एंड इफ यू विल क्रॉस, एंड अगर एक होता जी एक लाल बत्ती क्रॉस करी, एक होता 10 क्रॉस करी, मन कर तेरा जो लाइसेंस है वही कैंसिल कर दे। अगले के पास फिर आगे पावर भी किसने दी हुई है, लॉ। फाइन तक भी एक्सप्लेन किसने करा हुआ है, लॉ। जी 500 रुपये लगे, हेलमेट नहीं पहना हुआ, हर चीज कहाँ पे मेंशन्ड है, लॉ। अब नाउ द वर्ड इज पर्टिकुलरली, कि मतलब मैंने जो नेचर अभी तक समझी है कि लॉ अपने आप में क्या है, पहली बात तो हर तरह के लॉ हैं। मेरे पास इतना स्कोप नहीं, मेरे स्कोप में तो सिर्फ कौन से हैं, बिजनेस लॉ। बट इतना पता है लॉ की जो नेचर है ना, वो किस तरह की नेचर है, या तो ये कुछ आपको परमिट करेंगे, या ये कुछ क्या करेंगे, प्रोहिबिट। अब मेरा जो पॉइंट आपसे थोड़ा सा डिस्कस करने वाला है कि हाउ लॉ इज मेड इन इंडिया। अगर इसको एक वर्ड बोलें तो इसको बोलते हैं जी लॉ मेकिंग प्रोसेस।
लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है सर, एक ये भी तो हमें पता होना चाहिए। लॉ तो पढ़ने बाद में शुरू करेंगे, इंडिया में कानून बनते कैसे, एंड कौन कौन लोग हैं पर्टिकुलरली जो इसके अंदर क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। ये थोड़ा थोड़ा राइट डाउन करते रहो जो कुछ भी मैं लिखवा रहा हूँ, क्लियर। जैसे ऊपर लॉ का मीनिंग, द रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर, एंड नंबर 2 वर्ड इज, क्योंकि अपन इसी से अपनी कहानी नेक्स्ट लेक्चर भी क्या करेंगे, शुरू करेंगे, क्लियर। सो इसको थोड़ा थोड़ा आप नोट डाउन करते रहिए। वैसे मुझे लॉ के लिए मेरा पैटर्न सुन लो, क्लियर। थोड़ी बातें मैं अगले लेक्चर में भी क्लियर करूंगा। हमें लॉ के लिए कोई एक्स्ट्रा नोटबुक नहीं चाहिए। ये तो आपको जो इशू करी है जस्ट फॉर वर्बल टॉक की बजाय कि चलो थोड़ा लिख लेते हैं, क्लियर, दैट इज। अदरवाइज डायरेक्टली वी विल टेक द ऑल कंटेंट फ्रॉम द मॉड्यूल, जो आपको आईसी मॉड्यूल मिलेगा। एंड वन थिंग इज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास अभी मॉड्यूल नहीं होंगे। सो आई विल सेंड यू द पीडीएफ। सुन लो ध्यान से, वेट अ मिनट। मैं आपको ग्रुप के अंदर आज इसके बाद ही पीडीएफ सेंड करूंगा, जो कमिंग वीक के अंदर हमारी चलने वाली, ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। जिनके पास बुक्स हैं गुड एंड वेल, जिनके पास नहीं है काइंडली टेक प्रिंट आउट ऑफ दैट। कम से कम एक हफ्ता 10 दिन जो जो कंटेंट होगा, क्योंकि जब तक बुक्स नहीं आएंगी यू मस्ट हैव सम हार्ड मटेरियल। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बिना बुक के या बिना किसी कंटेंट के सॉफ्ट कॉपी में देखें, नहीं। पीडीएफ ग्रुप के अंदर मैं शेयर करूंगा, चाहे इको की है, चाहे मैथ्स की है, चाहे मेरी है। मुझे पता कि मेरा कमिंग 10 डेज का टारगेट क्या है, तो वो पीडीएफ ओनली आपके पास होनी चाहिए। हाँ, इन द मीन वाइल बुक आ जाएगी तो बढ़िया बात है, डायरेक्टली वहीं से करना शुरू कर देंगे। पर मंडे ऑनवर्ड्स आप विदाउट कंटेंट नहीं आएंगे, समझे पॉइंट। यू मस्ट हैव योर कंटेंट वट एवर बी डिस्कस्ड इन द क्लास। तो वो चीज रखिएगा। मैं 4 पीडीएफ ग्रुप में भेजूंगा, एक अकाउंट्स, लॉ, जो भी रिस्पेक्टिव टॉपिक सर का चल रहा होगा या मेरा चल रहा होगा। डोंट बी वरी अबाउट दैट, सर मेरी बुक्स कब आएंगी, कब, मैं वेट इतना नहीं कर सकता। आप अपना काम शुरू करेंगे। सो पढ़ना हमने मॉड्यूल ही है, सब कुछ आईसीआई की साइट पे पढ़ा है, वही मॉड्यूल्स हैं, वही फाइल है। हाँ, बस आप उतनी 1-2 फाइल्स का प्रिंट आउट लेके काम चलाओ पहले, जितने में आपके मॉड्यूल्स आ जाएंगे सेकंड गोइंग, फिर तो वहीं से अपन पढ़ना। वैसे किस किस के मॉड्यूल आ चुके हैं, तो मैक्सिमम जनता पढ़ी है अपने में से, ऑर्डर्ड है, सीडीएस की पोर्टल पे ऑर्डर्ड है। एक क्यों पूछना पड़ता है पर्टिकुलरली, रजिस्ट्रेशन होती है एसएसपी पोर्टल पे, रजिस्ट्रेशन आपकी किस पे होती है, एसएसपी पोर्टल पे, और बुक्स ऑर्डर होती हैं अलग से सीडीएस पोर्टल पे। कहीं पता लगे सर मैंने 9,000 भरे थे, बुक आई नहीं अभी तक, कि मेरे बुक्स क्यों नहीं, पता लगे ऑर्डर नहीं करा। ऑर्डर करोगे तो जाकर 10-12 दिन में, आजकल क्या है ना, प्रोसेस थोड़ा डिले हो गया, क्यों, एडमिशन आर गोइंग ऑन दिल्ली लेवल पे जो भी चलती हैं, फिर वहां से डाटा देंगे, जिस जिसकी बुक्स डिस्पैच होंगी डीटीडीसी का मैसेज आएगा। जिस दिन भी बुक्स आपकी डिस्पैच होंगी डीटीडीसी का मैसेज आपको आएगा दैट योर पार्सल हैज बीन, जो भी है। हाँ, बस तब से थोड़ी कंफर्मेशन आती है, उससे पहले कोई कंफर्मेशन, हाँ आएंगी जरूर एक दिन, वो कौन सा होगा ये नहीं पता। तो तब तक आप लेट नहीं कर सकते, तब तक आप डिले नहीं कर सकते। तभी मैं पीडीएफ ग्रुप में आप डेली भेजा करेंगे जो भी हमारा काम चलने वाला है। सो काइंडली उनको थोड़ा प्रिंट आउट लेते रहना रिगार्डिंग दैट, क्लियर। सो आपके पास हार्ड मटेरियल डेली होना चाहिए। नाउ क्या यहाँ तक नोट डाउन हो गया, सिंपल वर्ड्स यहाँ तक नोट डाउन हो गए। अब यहाँ पे जो बात मुझे करनी है, हाउ लॉ इज मेड इन इंडिया, इंडिया में कानून बनाए कैसे जाते हैं। सबसे पहले आप इसको ना स्टेप वाइज लिखते हैं पर्टिकुलरली। नंबर 1, सबसे पहले सर, सबसे पहले एक आइडियोलॉजी, जिसको कहते हैं जनरेशन ऑफ आइडिया, कहीं ना कहीं से टेकअप किया जाता है, जिसको वर्ड बोलते हैं जनरेशन। सबसे पहले जनरेशन ऑफ क्या होता है, आइडिया, दैट माइट बी फ्रॉम द पब्लिक, दैट माइट बी फ्रॉम द political party, or that might be as per need। सर एक बात बताओ, हम लोग ना नॉर्मली अपनी वर्किंग लाइफ में बहुत कुछ एनालिसिस करते हैं, डूज एंड डोंट्स हमारे बहुत होते हैं। एंड कभी कभी किन्हीं चीजों को लेकर ना आप ऑफेंड फील करते हैं, यार ये गलत है, इसके लिए कोई रूल होना चाहिए, इसके लिए वो कानून होना चाहिए। मतलब एट दैट टाइम व्हाट यू आर फेसिंग, नीड फॉर लॉ, कि यहाँ पे कोई ना कोई कानून होना चाहिए। ये क्या मतलब है, कोई भी मुंह उठा के कुछ भी कर रहा है, ये तो गलत बात है।
मतलब वहां से एक जनरेशन ऑफ क्या हुआ, आइडिया, जिसने क्या महसूस करवाई, नीड फॉर लॉ, कि इसके लिए कोई ना कोई कानून होना चाहिए। अच्छा, वो नीड कहां से महसूस होती है, माइट बी फ्रॉम द पब्लिक व्यू, पब्लिक ओपिनियंस। तो लोगों ने अपने अपने व्यूज एक्सप्रेस करे होते हैं सरकार को कि इसके लिए कोई कानून बनाओ। हम तो नहीं बना सकते, बट हम अपनी आइडियोलॉजी आपके साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि लॉ बनना चाहिए। हाँ, कब बनेगा, कैसा बनेगा, वो इनका काम है, लेजिस्लेटिव बॉडी का काम है, हमारा काम थोड़ी है। हमारा काम है कि हमें ऐसा महसूस हुआ, हमने आपको बताया कि जी इंडिया में ये गलत हो रहा है। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि पब्लिक व्यू देगी, क्या पता पॉलिटिकल पार्टी, द रूलिंग पार्टी, कोई आपके भी तो विजन्स होंगे, लाइक बीजेपी है, आप है, या अदर पार्टीज जितनी भी हैं, जब भी वो सत्ता में होती हैं, इनके भी तो व्यू पॉइंट्स होते हैं, इनके भी तो विजन होते हैं। अब बीजेपी ने पर्टिकुलरली सेंटर में आकर पर्टिकुलरली कितनी सारी चीजें, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, चाहे चमचे थालियां बजाई, चाहे मोमबत्तियां जलाई, कुछ भी करा, कुछ तो कर रहे हैं। इन दैट केस कभी डीमोनेटाइजेशन हुई, कभी जीएसटी आया, तो तरह 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 की आइडियोलॉजीज। अब लाइक इनका जो मिशन नेक्स्ट तो आगे लगा हुआ है ना, जिसकी तैयारी में ये काम कर रहे हैं, डे बाय डे एक्शंस कर रहे हैं, बट वही फ्यूचर इज अनसर्टेन। किसी को क्या पता कि ये युद्ध छिड़ जाएगा और ये ऑल ओवर द इकोनॉमिक्स को क्या करेगा, एक ऐसी तगड़ी मार डालेगा जिससे पूरा इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। क्योंकि पंगा भी नहीं है, कोई और होते ना कोई मैटर नहीं करता, पंगा भी कौन है बीच में, यूएस है। एंड यूएस के साथ सारी इकोनॉमीज क्या है, इंटरलेटेड, सबके ट्रेड रिलेटेड है। ये तो वैसे भी यूनाइटेड नेशंस का हेड है। इन दैट केस हमें दिक्कतें फेस करनी पड़ रही, नहीं अदरवाइज। इनका मिशन चल रहा है 2047, 2047, एंड इनके पैरेलल अलाइनमेंट में कौन चल रहा है, आईसीआई। इन्होंने 2024 में ये डिमांड क्रिएट करी थी कि हमें 2047 तक 30 लाख सीए इन द मार्केट चाहिए, नॉट आज ही, 2047 तक। ये आप सोचे रिजल्ट है, आपका तो बन गया, रिजल्ट उतनी रहेंगे। डिमांड ये 2047 तक है। अभी तो उन्होंने रिवाइज करी स्कीम, 3 बार वाला काम जो करा, बट अभी इसमें प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं। माइट भी 2027 में, 2028 में सिस्टम बिल्कुल रिवाइज होगा, दोबारा स्कीम रिवाइज होगी। वैसे भी 10 साल के बाद अपनी सीए स्कीम रिवाइज होती है, पहले 2018 में हुई थी, अब एक्सपेक्टेड है 2028 में भी कोई ना कोई चेंजेस तो ये लाएंगे। माइट भी ये फाउंडेशन को लेकर कुछ और कॉन्सेप्ट करें, इंटर को लेकर ये दोबारा ट्वाइस पे जा रहे हैं, थ्राइस वाला काम खत्म कर रहे हैं। उल्टा ना बच्चा ज्यादा ही जल्दबाजी में पड़ गया, थ्राइस वाले कॉन्सेप्ट में ये पंगे, ज्यादा ही जल्दबाजी में कि आज ही बन जू सीए, उसके चक्कर में सीए तो बन नहीं पा रहा बेचारा, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दे जा रहा है। तो क्यों ऐसे पंगे लेने दे, जब आपको टाइम चाहिए, खुद के लिए भी टाइम चाहिए, हमें भी टाइम चाहिए उस चीज को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करवाने के लिए। वो ट्वाइस वाला सिस्टम बढ़िया था, कम से कम पूरी ड्यूरेशन मिलती थी बच्चे को पढ़ने के लिए, आपको भी पढ़ाने के लिए, हमें भी, एंड रिजल्ट रेशो बड़ी अच्छी थी। जो अपने टारगेटेड होते थे बच्चे पहली बार में किए। हाँ, मैनेज तो 3 वाले में भी कर रहे हैं, पर 3 वाले में थोड़ा ज्यादा ना होच पोच सा क्रिएट कर दिया उन्होंने, ज्यादा ही फास्टली वाला काम कर दिया। बच्चा कई बार एक्सेप्ट नहीं करता ना जी, मई अटेम्प्ट ही देनी है। नहीं पूछे, फेल होने का शौक है यार, ऐसे शौक कहाँ से पालतू, मेरे को ये नहीं समझा। बंदा सोचे जी पास होने का शौक तो सुना था, फेल होने का शौक हो, नहीं इसको वैसे जी एक्सपोजर ही हो जाएगा। नहीं एक्सपोजर होने को हिमालय की पहाड़ी पे जा रहे हैं, बड़ी चीजें यार। जब पता है कि आज आप स्टार्ट कर रहे हैं सर, 40 डेज में कहाँ पॉसिबल। हाँ, या तो होता कि तैयारी आप 6 महीने से लगे हुए हैं पहले, ड्यूरिंग +2, मैं फिर भी चांसेस कह दूं कि हाँ जी चांसेस है, करने वाले कर भी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, करने वाले कर भी रहे हैं, बट स्टिल चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसका कारण है इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास। अप्रैल का भी लगा लो, 4 तारीख तो आज होगी, सही अगली कुछ दिनों बाद अगले महीने में अपने पेपर है, तो 1 महीने में पूरा सिलेबस पढ़ना, एग्जीक्यूट करना, और वो भी बिना मैथ के, उसके तो वैसे ही अपनी चिंता होती है। हाँ, टाइम चाहिए, टाइम लगाएंगे उसके ऊपर, धीरे 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 उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो जाकर गाड़ी अपनी ट्रैक पे आएगी।
तो कर रही है, मे बी 2028 तक मे बी जो भी चेंजेस इनकी आएंगी, थोड़ी थोड़ी बातें हमें चलो पता लगनी शुरू हो जाती है रिगार्डिंग दैट। बट ठीक है, स्कोप वाइज बहुत स्कोप, इनसिक्योर होकर कुछ नहीं बनता। मैं आज भी दूसरे इंटर वाले बच्चों को पहले वही समझा कर आया था कि बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, पता नहीं, देखो गलत वो नहीं है, गलत शायद आसपास का सराउंडिंग एनवायरनमेंट है जो उनको नेगेटिव कर। हम यहाँ पर्टिकुलर बैठे हैं, इस मार्केट में बैठे हैं, कितने सारे स्टूडेंट बैक टू बैक, मतलब बेटा एप्रोप्रिएट एज सीए बन के निकल भी चुके, प्लेस्ड भी हो चुके, यार वो लोग कौन है, दे आर अर्निंग वेल, अच्छा प्लेसमेंट है। और दूसरी बात, सीए डिग्री आपसे ले ही क्या रही है, क्या ही चार्जेस ले जाएगी इससे, एनपीयू डिग्री है ही नहीं। कल सीए वालों की बैलेंस शीट देखी आईसीआई की, बैंक बैलेंस बहुत मोटा बैलेंस पड़ा है। मन करे सितंबर 26 में तुम्हें एग्जामिनेशन फीस हाफ देनी पड़ेगी, ये भी कह रहे हैं। क्यों? ऐसा ही बहुत हो रहा है, हमें इनको पैसों की जरूरत नहीं है। आप सोचे पढ़ नहीं, अदरवाइज अपन नॉर्मल कॉलेजेस में कहीं भी गलती से भी तुम एमबीए वर्ड भी यूज करके देख लो जी, मांगते हैं, लाखों का बिल बना के देते हैं, और बच्चे की वैल्यू फिर कुछ नहीं, तीन क्रेडिट कार्ड भेजना करेगा, ले लो ले लो ले लो, मार्केटिंग के, सेल्स के। अरे फिर ऐसे काम करने अपन को, इन चीजों के लिए बने अपन, वैल्यू है, बट कितने लोगों को वैल्यू मिलती है, कितनी सीट्स आप लोगों को, कम से कम एक बता, इसमें कुछ सीट वाला चक्कर है ही नहीं, कोई सीट वाला चक्कर नहीं अदरवाइज एमबीए में अगर बात करें पर्टिकुलरली इन दैट केस, कैट का पेपर क्लियर करना, वो भी पता नहीं कितने परसेंट, 100 से ऊपर होएंगे, तो जाके पता नहीं श्योरिटी मिलती है कि आईएम में एडमिशन मिलेगी या नहीं। तो वैल्यू मान लू नहीं है, तो बस नॉर्मल कॉलेज से एनरोल करनी है, ये भी एक बार के लिए काम पे लगवा देंगे, साल के लिए कंपनी उठा के ले जाएगी, बाद में फायर कर देगी। क्यों? रखना तो आपको वही 20-25 पे ही है। नहीं, आप सोचे आज के जमाने में 20-25 हजार महीने का है क्या सर, है क्या? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अपने फादर के टाइम से जो जितना कमा रहा है, अच्छा कमा रहा है, बहुत बढ़िया, उन्होंने आपको दिया, वो तो आगे भी कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट अवर नेक्स्ट जनरेशन, जब अपने इतने शौक, ध्यान है, अपना लिविंग स्टाइल इतना खतरनाक है, आने वाली जनरेशन का क्या होगा? आप तो कहते तो नेटफ्लिक्स एंड चिल, अगला नेक्स्ट ऑन जमाना क्या होगा, उसके बेसिस पे तो भाई कमाना पड़ेगा। गलत है, लोग भाई कहेंगे ये सब मोह माया है, ये कहने के लिए भी मोह तो हो, माया तो हो, बंदे के पास माया भी नहीं, वैसे कोई मोह माया है। पहले पैसा तो लिया, जिस दिन पैसा होगा उस दिन जो मर्जी कहना, मनी, जब तक तुम्हारे पास मनी नहीं है, यू आर नथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो भी सब मिल जाते हैं जब पैसा साथ में हो। द फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज द प्राइम थिंग, जो हमारी डेट में जो आप एज अ सीए समझते हैं ना, द फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज द प्राइम थिंग। व्हेन यू आर फाइनेंशियली सिक्योर, हम लोग अपने डे बाय डे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह क्यों करते हैं? आज भी जितने बच्चे आफ्टर क्वालिफाइंग सीए आते हैं हमारे पास, हम उनको ये इंसिस्ट करते हैं कि भाई अब तेरा सेटल डाउन हो गया, अच्छी जॉब तुझे मिल गई, डे वन से आदत किस चीज की रखना, सेविंग्स, म्यूचुअल फंड्स में लगा, इन्वेस्टमेंट कर, कोई अच्छी जो तुझे मन करे, छोटे छोटे एफडीज क्रिएट कर, जो तेरा मन करे, बट कर। कारण ये अकल हमें 10 साल के बाद आई थी, हमने वो कंपाउंडिंग अब जाके देखी है, जो लास्ट 5-4 साल से सेविंग्स करी है ना। अब यही अगर मैं कमा तो पर्टिकुलरली आफ्टर द एज ऑफ 18 भी रहूं, ड्यूरिंग द स्टडीज पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, पहले कभी फोकस नहीं करा, पैसे जोड़ लो, ये आज की डेट में मेरा ही पोर्टफोलियो, मेरा ही कैपिटल बेस तगड़ा होता। यही चीज हम बच्चों को समझाते हैं कि भाई छोटी 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 सेविंग जितनी कह लो करते रहो, तुझे नहीं पता वो कंपाउंडिंग होकर, एंड इस फाइनेंशियल सेक्टर में जो राजा है ना, वो कौन है? कंपाउंडिंग। सिंपल सी बात, पैसा इन्वेस्ट करते रहो ब्लाइंडली, तभी तो कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, छोटी 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 इन्वेस्टमेंट चाहे छोटी छोटी स्टेप के अकॉर्डिंग करते रहो, बट करते रहो, तुझे नहीं पता वो मल्टीप्लाई होके जब तुझे काम आएगी ना, तब तुझे पता लगेगा इतने पैसे जुड़ भी गए। बंदा मोस्टली हमेशा कहता है मैं कट्ठी सेविंग करूंगा, कट्ठी सेविंग कभी ना हुई है, ना कभी होगी। ये सेविंग हमेशा होती ही कैसे है, थोड़ा 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 पार्ट अपना डेली कुछ ना कुछ बचाते जाओ, धक्के से सही,
सो यहाँ पे सबसे पहले तो होती है जी जनरेशन ऑफ आइडिया। देन जब ये आइडिया जनरेट होता है, नीड फॉर लॉ पता लगती है, देन यही यही आइडिया प्रोवाइड कर दिया जाता है टू द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री फॉर ड्राफ्टिंग। कि सर इस तरह की आइडियोलॉजी आई है, इस तरह का हमारा विजन है रिगार्डिंग दैट, क्लियर। देन यही आइडिया कंसर्न्ड मिनिस्ट्री फॉर ड्राफ्टिंग, और किसके लिए? ड्राफ्ट। अब आपने अपनी इंडिया का गवर्नमेंट सिस्टम अगर देखा हो तो अपने यहाँ पे मंत्रालय बने हुए हैं, कैबिनेट्स वर्ड बोलते हैं, जो सेंट्रल लेवल पे काम कर रही है, जो स्टेट लेवल पे काम कर रही है गवर्नमेंट, सबने अपने अपने मंत्रालय बनाए हुए हैं। तो जब यहाँ से आइडिया जनरेट होता है तो लेजिस्लेटिव बॉडी को, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को वो पेश कर दिया जाता है कि सर इसके ऊपर थोड़ा सोचो, बनाओ को ड्राफ्टिंग क्या बनती है क्या नहीं, कोई रूलिंग्स। और देन व्हेन ड्राफ्ट इज प्रिपेयर्ड when draft is prepared, then it is submitted to other ministries for their inputs, and same will be kept open for public objections. आप कहते हैं सर ड्राफ्ट रेडी हो गया, इसको पेश करो, पास करो, खत्म करो। कहाँ पास, अभी तो बहुत दूर की बात है। पहले तो इसके ऊपर क्या होगा सर, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री ने इसको क्या करा, प्रिपेयर करा। बाकी जो अदर मिनिस्ट्रीज बैठी हैं, अदर कैबिनेट्स बैठे हैं, उनसे भी तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उनसे भी तो इनपुट्स लेनी पड़ेगी, अगले अपना भी तो कंट्रीब्यूट करेंगे। क्यों? हर बंदे का पढ़ने का वे आउट अलग है। अब आपने कोई चीज ड्राफ्ट करी हो, आपने पूरे मन से करी हो, अपने व्यू से करी हो, ये सही होगी? क्या पता तो आप, तुम्हारा सोचना, तुम्हारी व्यू पॉइंट, तुम्हारी ड्राफ्टिंग में कोई कमी हो, तो हम अदर मिनिस्ट्रीज को भेज देते हैं कि सर ये कुछ इस तरह की बात चल रही है, सो हैव अ लुक ऑन दैट, कि आपका कोई इनपुट, आपका कुछ कहना है, इसके ऊपर कुछ चेंजेस करनी है, बताओ। एंड द सेम विल बी केप्ट ओपन फॉर पब्लिक ऑब्जेक्शन, कि जनता में भी डिस्प्ले कर देंगे कि सर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, इस तरह का कानून बनाने का हम सोच रहे हैं, ड्राफ्ट इज रेडी, दैट इज नॉट फाइनलाइज्ड, फाइनलाइज्ड करेंगे। और पहले ड्राफ्ट हमारा क्या हो चुका, रेडी हो चुका। सो एनीबडी आउट ऑफ यू अगर कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट करना चाहता है रिगार्डिंग दिस, देन वी कैन एक्सेप्ट योर व्यूज। आप बताइए सर क्या सजेशन, काम के होंगे तो जरूर एक्शन लेंगे, चेंजेस करनी पड़ेंगी तो जरूर करेंगे, हमारी ओर से तो कोई मना नहीं। ये होती है नंबर थर्ड स्टेज। देन वो ड्राफ्ट वेरियस मिनिस्ट्रीज को एंड ओपन फॉर क्या कर दिया जाएगा, पब्लिक ऑब्जेक्शन। अब इट इज, अगर मैं यहाँ पे नंबर फोर वर्ड यूज करूं, देन द सेट ड्राफ्ट देन द सेट ड्राफ्ट is amended as per the circumstances, as per the, what do you mean by as per the circumstances? जैसे कोई पब्लिक ऑब्जेक्शन आई होगी, उन्होंने जो कहा होगा, या वेरियस मिनिस्ट्री ने जो जो अपनी इनपुट्स दी होंगी, मैंने उसको वर्ड क्या बोल दिया, देन द सेट ड्राफ्ट जो मैंने उनको दिया था इज अमेंडेड एज पर किसके अकॉर्डिंग, एज पर द सर्कमस्टांसेस। अब पॉइंट ये है, मैंने अमेंड कर दिया, दोबारा भी तो चेक करवाना पड़ेगा, तो सीधे पार्लियामेंट में पेश करो। कहाँ पार्लियामेंट, पहले जो जिनको दिखाना है, जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगाई है, पहले उनको शो तो कर दो कि देखो जी ये अमेंडमेंट हमने कर। देन सर यहाँ पे नंबर फाइव पे होता है फाइनल अप्रूवल बाय द वेरियस कैबिनेट्स ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा यहाँ पे ना प्रोसेस, अगर तुम कह दो कि सर ये लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या सेंटर का है, सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों का है, सबका प्रोसेस मेकिंग लॉ तो क्या है, सेम ही। हाँ लिटिल बिट फर्क है, जो मैं अभी अभी ये जो टेकअप करा है मैंने किसके पॉइंट से, सेंट्रल लेवल पे। अगर आपने कभी टाइप ऑफ लॉ सुने हो,
एक होता है यूनियन लॉ। यूनियन लॉ का मतलब ऑल ओवर इंडिया, इनकी जो एप्लीकेबिलिटी होगी वो किस पे होगी, ऑल ओवर इंडिया। जैसे जीएसटी, जैसे इनकम टैक्स एक्ट, ये कौन से लॉ हैं, ये सेंट्रल लॉ है, यूनियन लॉ है, ये ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल। और कुछ ऐसे एक्ट होते हैं जो स्टेट वाइज लगते हैं, जैसे जितने भी स्टेट के अंदर प्रोडक्ट्स आते हैं लाइक लिकर को लेकर, ठीक है ना, एक्साइज वाले जो हो गए रिगार्डिंग दैट, इनके स्टेट एक्ट बनते हैं। हर अपनी अपनी स्टेट का अपना अपना क्या होगा, एक्ट होगा। जैसे आप बजट में नहीं पढ़ते, बजट दो तरह के होते हैं, एक होता है यूनियन बजट, यूनियन बजट का मतलब पूरे इंडिया, और एक होता है स्टेट बजट। स्टेट बजट मीन्स जो सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट का होगा। सो फाइनल अप्रूवल जब मिल जाती है बाय द वेरियस कैबिनेट, जितने मंत्रालय यहाँ पे बने हुए हैं, सब मंत्रालय अपने पास कर देंगे, हाँ ठीक है जी इसको ले जाओ पार्लियामेंट में, फाइनल अप्रूवल तो वहां होगी। एक बार हमारे लिए तो ठीक, हमारे अकॉर्डिंग तो ड्राफ्ट ठीक है, तो आप सब कुछ करने के बाद देन इसको पेश करते हैं कहाँ पे, पार्लियामेंट। देन द सेड the said proposal is presented in the parliament, in the parliament। अच्छा, पार्लियामेंट में भी तो सीन सुने होंगे आपने, पार्लियामेंट में जी दो हाउसेज होते हैं, वन इज लोअर हाउस, सेकंड इज अपर हाउस। अब इसकी नॉलेज के लिए अगर थोड़ा सा पॉइंट आपको बताऊं कहीं ना कहीं, सर पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट यही लिख दूं, पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, वन इज कॉल्ड एज लोकसभा एंड दूसरी कौन होती है, राज्यसभा। लोकसभा में आजकल पर्टिकुलरली जो टोटल, वैसे कैपेसिटी तो 550 सीट होती है, 550, बट एट प्रेजेंट 543 सीट्स आर देयर, 543 एमएलए, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है ना, या जो आगे इस पार्लियामेंट के लोकसभा के मेंबर होते ये होते सिलेक्टेड लोग ऑल ओवर इंडिया, जिनको वोट डालकर हम लोग जिताते हैं। दैट आर लोकसभा के मेंबर कितने होते हैं जी, 543। और वही राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं टोटल कितने होते हैं, 245, 245। एंड आउट ऑफ दिस 245 सीट्स, 245 में से 233 इलेक्टेड बाय पब्लिक होते हैं एंड 12% इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं। या इलेक्टेड नहीं कहूंगा, नॉमिनेटेड बाय, इलेक्टेड वर्ड सही नहीं रहेगा, एक्चुअली वर्ड ये नॉमिनेटेड होता है, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो ये हमारा जो सिनारियो है, चलो पार्लियामेंट में वैसे बेसिक डिस्कशन में आ गया कि पार्लियामेंट में पर्टिकुलरली कितने हाउसेस, दो, लोकसभा एंड राज्यसभा। और ये जो आपका प्रपोज्ड ड्राफ्ट है, जो कुछ भी आप रेडी करके आए हो, यू हैव टू पास इट फ्रॉम बोथ द सर्कल्स। सबसे पहले ये कहाँ पेश होगा, लोकसभा। अगर लोकसभा से ये पास हो गया, देन द सेम टू बी प्लेस्ड बिफोर राज्यसभा, फिर राज्यसभा वाले उसको क्या करेंगे, पास करेंगे। एंड फाइनली अगर अगर both houses of parliament, both houses of parliament asked the proposal, then it becomes law, it becomes bill। पहले क्या बनता है, बिल। क्योंकि यही बिल के ऊपर जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया के साइन नहीं होते, उनकी असेंट नहीं मिलती, तब तक ये एक्ट वर्ड नहीं बनता। अभी अगर आपने वर्ड सुना द फाइनेंस बिल, बट उसको एक्ट नहीं कह सकते ना अभी। अगर वर्ड बिल कह रहा हूं दैट मींस वो पास्ड बाय द क्या है, पार्लियामेंट। बट फाइनल असेंट तो किसकी मिलेगी, प्रेसिडेंट। देन इट बिकम्स बिल, फुल स्टॉप। व्हेन such a bill is presented president of India
or his assent, it becomes act या law. And the last, कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके ऊपर अपनी असेंट प्रोवाइड कर देते हैं, देन इट बिकम्स एनेक्टमेंट कॉल्ड एज लॉ, लॉ ऑफ लैंड. जो भी पर्सन इंडिया में रिजाइड करेगा उसको पर्टिकुलरली ये लॉ मानना पड़ेगा. द लास्ट थिंग, ज्यादा टाइम नहीं सर, फाइनली the law made will be announced in the official gazette of India. देन इसकी जो अनाउंसमेंट है ना, और जो चीज भारत के राजपत्र, ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया, भारत के राजपत्र में अनाउंस कर दी जाती है, देन इट बिकम्स फाइनली अ लॉ ऑफ लैंड टू बी इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड बाय एवरीवन हु इज रिजाइडिंग इन इंडिया. जो भी लोग इंडिया में रिजाइड करेंगे उनको पर्टिकुलरली इस कानून को मानना पड़ेगा. सो दिस इज द लॉ मेकिंग प्रोसेस. एक बार हाँ मैं कह दूं कि सर ये जनरल डिस्कशन तो नहीं थी, मेरा जो यूनिट नंबर 1 होगा, चैप्टर नंबर 1 होगा, मैंने कुछ बातें वैसी वैसी आपके सामने करी हैं. बट अभी सिलेबस को लेकर अपन कल वाली बात में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टेकअप करेंगे. बट वन बाय वन यही चीजें आपको बड़े फ्रूटफुली इजीली वे से क्या करवाएंगे, टेकअप करवाएंगे. क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर. यहाँ तक जस्ट अभी तो इंट्रो पार्ट था. क्लियर? नेक्स्ट में धीरे धीरे आपका सिलेबस भी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे. चलिए, ओके जी, थैंक्स लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट.